Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा चलती है। यह हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो उसकी रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर देता है। भारतीय सेना इस देश की मुट्ठी है जिसकी उंगलियां हैं उसकी रेजिमेंट्स। हर एक रेजिमेंट सेना परिवार का एक सदस्य है और उनकी जीवनी भी। मई 1999 कारगिल युद्ध। पाकिस्तान की सेना ने द्रास कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। कबीलियों की मदद से दुश्मन अपने बंकर्स भारतीय सीमा के भीतर बनाने में कामयाब हो गया था। भारतीय सेना की कई रेजिमेंट्स पूरी तैयारी के साथ यहां पहुंचकर युद्ध नीति बना रही थी और हमला कर रहे थे, लेकिन एक रेजिमेंट ऐसी थी जिसकी बटालियन को बहुत ही कम समय देते हुए कंगन इलाके से बटालिक सेक्टर पहुंचने का आदेश दिया गया। इस बटालियन में मौजूद कई ऐसे भी जवान थे जो पहली बार इन्फेंट्री ट्रेनिंग पूरी कर ऐसे इलाके में पहुंचे थे जहां महज सांस लेना मुश्किल था। थारू जबर पॉइंट 4268 और पॉइंट 4927 को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। जब टुकड़ी के कुछ जवान रेकी करके वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि दुश्मन न सिर्फ उनसे कहीं ज्यादा संख्या में है, बल्कि ऊंचाई पर होने की वजह से वो इन पर आसानी से हमला कर सकता है। इस ऑपरेशन के सारे अफसर अपने जवानों को सामने से लीड कर रहे थे। रात की ओर में इस टुकड़ी ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। पाकिस्तान के जवानों को पता था कि ये कार्रवाई रात में होगी और वो लगातार नीचे इन पर गोलियां चला रहा था। इस ऑपरेशन में मौजूद ऑफिसर्स और जवान को पूरी तरह से इस बात का इल्म था कि ऊपर पहुंचने का रास्ता बनाने में सीने पर गोलियां लेनी होगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और जान की कुर्बानी देते हुए अपने साथियों के लिए रास्ता बनाते रहे। और आखिरकार ऊपर की पोस्ट पर पहुंचने के बाद दुश्मन को मारने में इन्हें समय नहीं लगा और ये पोस्ट सुरक्षित हो गई। शहादत देने वाले ये वीर सैनिक थे बिहार रेजिमेंट के। इतिहास के हिसाब से इवन प्रायर टू इंडिपेंडेंस ब्रिटिश आर्मी में बिहार के सैनिक भर्ती किए जाते थे। ये जनरली अपर कास्ट के होते थे, बिहारी ब्राह्मण, राजपूत्स और कुछ मुसलमान भी, पर ये मिक्स बटालियंस में होते थे। ये माना जाता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब फ्रेंच इन्फ्लुएंस खत्म हुआ इंडिया में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाका टेक ओवर कर लिया, तो लॉर्ड क्लाइव ने पहली प्योर बिहार बटालियंस की रेजिंग शुरू करी। इनमें पहली टुकड़ी थी 3rd बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कि 1758 में पटना में रेज की गई। इसको पॉपुलरली कैप्टन टर्नर की बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। ये पहली प्योर बिहारी बटालियन थी। और फिर अगले 7 सालों में ऐसी 18 बटालियंस खड़ी की गई
और इन बटालियंस को खास नाम भी दिया गया, पुरवैया। और फिर 1857 तक ये खालिस बिहारी बटालियंस हर उस जंग का हिस्सा रही जो ब्रिटिश आर्मी ने लड़ी, जिसकी शुरुआत हुई 1774 की बक्सर की लड़ाई से। और फिर इन यूनिट्स ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए 51 युद्ध सम्मान अपने किए, जिसमें गजनी, कर्नाटक, काबुल, सुब्रांव, पंजाब शामिल हैं। लेकिन बिहार रेजिमेंट के इतिहास से जुड़े हैं 3 बड़े नाम: बिरसा मुंडा, बाबू वीर कुंवर सिंह और मंगल पांडे। बिहार रेजिमेंट मार्शल रेस यानी योद्धा जाति मानी जाती है। वो बहादुर थे, शरीर तौर पर बलवान, युद्ध नीति में माहिर और अनुशासित फौज जो कि अपने अफसरों के नेतृत्व में कठिन से कठिन लड़ाई लड़ते थे। बिरसा मुंडा आदिवासी जाति से थे और उन्होंने ही ये जंग छेड़ी थी। बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के भोजपुर से थे और क्षत्रिय सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने दानापुर से बगावत की। और इस तरह मंगल पांडे, जो कि ब्राह्मण समुदाय से थे, उन्होंने सैनिकों को एकजुट कर अपने धर्म की हिफाजत के लिए अंग्रेजों से लड़ने को एकजुट किया। इन तीनों योद्धाओं के खौफ की वजह से सबसे उम्दा मानी जाने वाली बिहार रेजिमेंट की सभी बटालियन को भंग किया गया था। 1857, पॉपुलरली नोन एज म्यूटिनी, बट अदरवाइज जिसे आजादी की भी पहली लड़ाई माना जाता है, द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, एक मेजर चेंज आया। और जो इन यूनिट्स का उसमें रोल रहा था, उसके बाद ब्रिटिश ने इन टुकड़ियों को तोड़ दिया। ये सारी यूनिट्स डिसबैंड कर दी गईं और अगले लगभग 100 साल फिर से, बल्कि 1940s तक, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ब्रिटिश आर्मी को फिर से ट्रुप्स की जरूरत थी, तब फिर से यहां से रिक्रूटमेंट शुरू हो पाया। इसमें पहला कदम था फर्स्ट बिहार। फर्स्ट बिहार की रेजिंग 15 सितंबर 1941 को जमशेदपुर में हुई। शुरू में ये एक टेरिटोरियल फोर्स बटालियन थी जो कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की प्रोटेक्शन के लिए खड़ी की गई थी और फिर इसे रेगुलर बटालियन में कन्वर्ट किया गया। इसके पहले कमान अधिकारी मेजर और फिर बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल ट्वीड रहे। ज्यादातर हिस्ट्री हमारी फर्स्ट बिहार की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। फर्स्ट बिहार और फिर सेकंड बिहार दोनों ही दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुई और फिर बिहार रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना हुई। थर्ड बिहार के साथ 1 नवंबर 1945 को रेजिमेंट में भर्ती होने वाले जवान बिहार, झारखंड और उड़ीसा के तमाम हिस्सों से आते हैं। साथ ही में पड़ोसी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों के भी जवान आज रेजिमेंट का हिस्सा हैं। बिहार रेजिमेंट जिसको हम आज देखते हैं अपनी इन्फेंट्री में या भारतीय सेना में, उसकी ऑफिशियल रेजिंग, जैसा मैं कह रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से मानी जाती है। फर्स्ट बिहार 1941 में और सेंटर फिर 1945 में। पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड में आजाद भारत ने अलग अलग तरह की इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या बाकी काउंटर इंसर्जेंसी सिचुएशंस देखी हैं और यहां पर अगर आप रिलेट करें तो बिहार रेजिमेंट का लोहा हर जगह देखा गया है। कोई भी शायद ऐसा ऑपरेशन नहीं रहा है जिसमें बिहार रेजिमेंट की कोई यूनिट ना रही हो। आजादी के इमीडिएटली बाद जो भी इर्रेगुलर ऑपरेशंस रहे हैं, हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन में जोड़ना या गोवा का लिबरेशन, बाद में ऑप पवन, इन सारी लड़ाइयों में या सारे ऑपरेशंस में कोई ना कोई बिहार रेजिमेंट की यूनिट या पलटन मौजूद रही है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी शुरुआत में नागालैंड और मिजोरम, बाद में काफी हद तक मणिपुर में नॉर्मलसी लाने में, पंजाब का जो फेज रहा था 80s में और 90s में, वहां पर भी बिहार की यूनिटों ने बहुत आला दर्जे का काम किया। जम्मू कश्मीर में जब से काउंटर इंसर्जेंसी चल रही है, हमारी आरआर बटालियंस के अलावा जो रेगुलर बटालियंस भी वहां गई हैं, सब ने अपना नाम अर्जित किया है। जून 2020 पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी, लद्दाख के क्षेत्र में चल रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ता चल रही थी। 16 बिहार यहां अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बीकू मल्ला संतोष बाबू के साथ एक निगरानी पोस्ट पर थी
ये सुनिश्चित करने के लिए कि चीन के सिपाही अपने क्षेत्र में वापस जा चुके हैं, कर्नल बाबू ने देखा कि चीन की एक निगरानी पोस्ट अभी भी इस इलाके में सक्रिय थी और उन्होंने चीन के सैनिकों को वहां से हटने के लिए कहा। कर्नल बाबू इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाह रहे थे कि चीनी सैनिक आक्रामक हो गए। कर्नल बाबू और उनके सैनिकों से इनकी हाथापाई भी हुई और ये उस दिन पीछे हट गए, लेकिन इनकी मंशा कुछ और थी। 15 जून को हमें ऑर्डर्स मिले कि वाई नाला पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन पोस्ट को इस्टेब्लिश करना था, तो बाबू सर की कमांड के अंडर हमने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब हम वहाँ पे ये टेंट लगा रहे थे तो उस समय चाइनीज़ ने भारी तादाद में आके हम पे हमला कर दिया। वो हाइट्स पे होने के कारण उन्होंने ऊपर से पत्थर भी हम पे मारे और उनके पास बेटन्स थे जिनके ऊपर कांटे स्पाइक्स लगे हुए थे, तो उससे उन्होंने हम पे अटैक किया। भारत और चीन के बीच इस इलाके को लेकर एक सहमति बनी है कि यहां बंदूकों का इस्तेमाल दोनों ही तरफ से नहीं होगा। तभी यहां बंदूक के अलावा हर उस चीज का इस्तेमाल हुआ जो चोट पहुंचा सकती है, और उस दिन भी चीन के जवान उन तमाम देसी हथियारों को लिए बिहार रेजिमेंट के इन जवानों के सामने मौजूद थे। भारत के सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई में पलटवार किया और चीन के सैनिकों के साथ गुट्ठम गुट्ठा की लड़ाई हुई, जिसमें पत्थरों, नुकीली कांटों, हाथ से हाथ की लड़ाई में दोनों ही सेनाओं के जवान घायल हुए। सर मेरे पहले सीओ थे, तो ही हैड वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन मी। सर बहुत ही आइडियल ऑफिसर थे। ही वॉज वेरी मोटिवेटेड एंड मैच्योर एट द सेम टाइम। ही वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। सर बहुत ही होनहार थे, अपने कोर्सेज में बहुत अच्छा किया था सर ने। सर इवन एनडीए में इंस्ट्रक्टर भी रह चुके थे और इत्तेफाकन वो मेरी ही स्क्वाड्रन एनडीए की जिसमें मैंने ट्रेनिंग करी थी, उसी में वो एज इंस्ट्रक्टर भी पोस्टेड थे। कर्नल बिकामुला संतोष बाबू को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को अपने अंजाम तक पहुंचाने और इस दौरान अदम्य साहस दिखाते हुए शहीद होने पर महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आज बिहार रेजिमेंट के नाम कई युद्ध सम्मान हैं। 7 अशोका चक्र, 35 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 9 महावीर चक्र, 21 कीर्ति चक्र, 39 अति विशिष्ट सेवा मेडल और 51 वीर चक्र। नवंबर 2008, दहशत की वो रात जब मुंबई पर हुआ आतंकी हमला। मुंबई की 100 साल पुरानी सबसे प्रतिष्ठित इमारत ताजमहल पैलेस होटल हिंसक आग की चपेट में थी। अंधाधुंध गोलियां बरसाने के बाद आतंकवादी एक एक कर यहां मौजूद सभी मेहमानों को मार रहे थे। यह एक बेहद भयानक, अकल्पनीय वाकया था जो पूरा देश अवाक हो इस हमले की तस्वीरें देख रहा था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के टीम कमांडर थे। वो इस होटल परिसर में अपने 10 कमांडोज के साथ घुसे और हर मंजिल पर मौजूद आतंकवादी पर घात लगाकर हमला किया। उनका काम न सिर्फ आतंकवादियों को मारना था, बल्कि पहली प्राथमिकता थी यहां मौजूद सभी निहत्थे सिविलियंस को सुरक्षित बाहर पहुंचाना। रात के 12 बजे मेजर संदीप और उनकी टीम ने होटल की सेंट्रल स्टेयरकेस से ऊपर जाने का जोखिम उठाया। ये सीढ़ियां ताजमहल होटल की हर भव्य तस्वीर का हिस्सा रही हैं, लेकिन इन सीढ़ियों से ऊपर जाना बेहद मुश्किल था क्योंकि ये होटल के बीचों बीच थी और कहीं से भी उन पर वार किया जा सकता था। और वही हुआ। पहली मंजिल पर मौजूद आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई और कुछ अफसर बुरी तरह से घायल हुए। मेजर उन्नीकृष्णन ने उन्हें तुरंत इवैक्यूएट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और खुद अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया।
ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप की टीम होटल ताज पैलेस की फ्लोर बाय फ्लोर क्लियरेंस कर रहे थे और हर फ्लोर पर मिले आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करते जा रहे थे। मेजर संदीप जब 6वें मंजिल पर पहुंचे तब उन्होंने अपनी टीम को हिदायत दी कि कोई भी ऊपर ना आए और वो जो वहाँ पे आतंकवादी हैं उनको हैंडल खुद कर लेंगे। डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम माई सेल्फ, ये उनके आखिरी शब्द थे जो उनकी टीम ने उनके मुंह से सुने थे। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बट इस ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप वीरगति को प्राप्त हुए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा शांति के समय दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से नवाजा गया। बिहार रेजिमेंट के जवान न सिर्फ इन्फेंट्री और एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा रहे हैं, बल्कि एक बेहद अहम टुकड़ी राष्ट्रीय राइफल्स की भी है। सन 2010 में हमें इंटेलिजेंस मिली कि बहुत भारी तादाद के अंदर तकरीबन 16 मिलिटेंट जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर रजौरी की तरफ निकल पड़े हैं। इसके फलस्वरूप उनके जितने भी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स थे उनके ऊपर हमने एम्बुशेस लगाए और 25 मार्च 2010 को हम वहाँ पे डिप्लॉयड थे। 27 मार्च 2010 को मिलिटेंट्स का कांटेक्ट मेरी कंपनी के साथ शुरू हुआ। ये 16 मिलिटेंट्स मेरी कंपनी में एंटर हुए और फायर फाइट शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप हमने पहले दिन ही इन 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। सबसे बड़ा एडवांटेज हमको ये मिला कि इनके जो 2 मिलिटेंट्स मारे थे हमने, इनसे हमने सेट फोन और इनकी जो मैट्रिक्स की शीट होती है जिसमें ये कोड में बात करते हैं अपने कमांडर से अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल, उनको हम डिसाइफर करने लग गए। और उसके बाद ये ऑपरेशन तकरीबन 2 अप्रैल तक चला और ये 16 के 16 मिलिटेंट जो हैं हमने मार गिराए। ये 16 के 16 मिलिटेंट जो थे ये सारे फॉरेन टेररिस्ट थे। इनसे बहुत भारी तादाद में असला बारूद रिकवर हुआ और उसके बाद इंसर्जेंसी की जो बैकबोन थी सन 2010 में काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स यूनिफॉर्म ने तकरीबन रजौरी के इलाके में तोड़ दी थी। राष्ट्रीय राइफल्स 1990 में इंसर्जेंसी के दौरान उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर्नल बीसी जोशी ने गठित की थी। यह रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स, किलो फोर्स, विक्टर फोर्स के नाम से अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं और बिहार रेजिमेंट की भी कुछ टुकड़ियां इसका हिस्सा हैं। Not for rank of file, not for fame or fortune, but a simple obedience to duty as me and my men understood. We then suffered all, sacrificed all, dared all and died. RR का जो मोटो है दृढ़ता और वीरता, इस बात की पुष्टि करता है किस प्रकार के ऑपरेशंस RR करती है और किस दृढ़ता से वो लगातार इन टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करती है और न्यूट्रलाइज करती रहती है। ट्रेनिंग पीरियड यानी प्रशिक्षण का समय कुल मिलाकर 36 सप्ताह तक होता है, जिसमें से 20 थ्योरी समझाने में जाते हैं और 16 मैदान में मेहनत मशक्कत में बीतते हैं। यहां न सिर्फ ट्रेनिंग लेने वाले बल्कि ट्रेनिंग देने वाले ऑफिसर्स भी तभी चुने जाते हैं जब वो लगातार अपना क्षेत्र कुशलता को प्रमाण देते हैं। इनका प्रशिक्षण शुरू में इनका 2 पार्ट होता है। जब ये आते हैं तो इनका प्री बीएमटी होता है। प्री बीएमटी इस प्रकार से होता है कि लैंग्वेज के हिसाब से अधिकतर यहाँ पर रिक्रूट वो आते हैं जो हिंदी भाषी होते हैं। कुछ जो हिंदी भाषी नहीं होते, जैसे साउथ से भारत का कुछ रिक्रूट आते हैं जो कि हिंदी नहीं समझते हैं। तो 4 सप्ताह का ट्रेनिंग इनको हम हिंदी और यहाँ का जो रीति रिवाज परंपरा है उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद बेसिक ट्रेनिंग होता है। बेसिक ट्रेनिंग 20 वीक का होता है, जिसमें इनको बेसिक तरीका से एक सोल्जर के लिए तैयार किया जाता है।
उसके बाद जब बेसिक ट्रेनिंग हो जाता है तो फिर इनको 1 महीना के लिए रिक्रूट लीव दिया जाता है और फिर वो आने के बाद फिर इनका एडवांस ट्रेनिंग दिया जाता है जो कि 15 सप्ताह का होता है। पंद्रह सप्ताह के एडवांस ट्रेनिंग के उपरांत इनको कैंप ट्रेनिंग किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर आकर वो कसम परेड होता है इनका और ये पूर्ण रूप से एक बिहार रेजिमेंट के सिपाही बन जाते हैं। फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट और वेपन हैंडलिंग जैसे 7 अलग-अलग विषयों से इनका दिन तैयार होता है और चूंकि इनमें से कई आदिवासी इलाकों से आते हैं तो कठिन से कठिन ट्रेनिंग भी आराम से कर लेते हैं। आदिवासी और या मैं कहूं जो सन ऑफ द सॉइल रहा है उसे अपनी धरती से प्यार है। वो अपने इलाके में माहिर है। जो फौज में हम सिखलाई में कहते हैं जंगल क्राफ्ट या फील्ड क्राफ्ट, ग्राउंड का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें उसके खून में है। उसके लिए ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, ये वो चीजें हैं जो कि वो शुरू से पैदा होकर के ही सीखा है। अपने गांव के इलाके में, अपने जंगल के इलाके में, ये उसका रोजी रोटी का जरिया रहा है। पहला स्तर यानी कि बेसिक फाउंडेशन ट्रेनिंग में तो ये जवान अपनी विरासत के चलते जल्द ही शारीरिक रूप से तैयार हो जाते हैं और फिर तैयार होती है हथियारों और लड़ाई में काम आने वाली सूझबूझ की सिखलाई। तो दूसरा स्तर है रिक्रूट के ट्रेनिंग का, वो है बेसिक मिलिट्री स्किल्स। बेसिक मिलिट्री स्किल्स के दौरान जो फिजिकल फिटनेस रिक्रूट ने पाया हुआ होता है उसके ऊपर एंड्योरेंस बिल्डिंग की कार्रवाई होती है। उसके अलावा उसको वेपन्स के बारे में जो शूटिंग स्किल्स है, जैसे एक सेक्शन लेवल पे इन्फेंट्री के सिपाही के पास राइफल और LMG प्राइमरी वेपन होते हैं। ये दोनों हथियार के ऊपर महारत हासिल कराया जाता है यहाँ ट्रेनिंग के दौरान। और उसके अलावा जिस ज़मीन पे हम कार्रवाई करते हैं उस ज़मीन को लड़ाई के लिहाज से किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, इसका भी ट्रेनिंग हम बेसिक सोल्जरली स्किल्स में ही कराते हैं। और फिर एडवांस सोल्जरिंग स्किल्स में बेयनेट फाइटिंग, ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग, नेविगेशन एक्सरसाइजेस जैसे नक्शा पढ़ना समझना और जिस तरह के इलाके में है उसे समझकर कार्रवाई करना, ये सब शामिल होता है। और ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है काउंटर इंटरजेंसी, काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग। देखिए, हमारे देश में कई प्रांतों में अभी इंसर्जेंसी और टेररिज्म काफ़ी फैला हुआ है। इस इंसर्जेंसी और टेररिज्म में बिहार रेजिमेंट के कई यूनिटें बिल्कुल शामिल है जिसको काउंटर करने के लिए। तो इसी के लिहाज में ताकि कोई एक यंग सोल्जर जब पहले यूनिट में जाए और वो पहले से ही तैयार हो कि टेररिज्म क्या है और काउंटर टेररिज्म कैसे किया जाता है, उसके बारे में बेसिक जो ट्रेनिंग है वो 2 हफ्ते के लिए हम यहाँ पे देते हैं। इसमें हम यंग सोल्जर्स को ये बताते हैं कि टेररिज्म होता क्या है, टेररिस्ट के मोडस ऑपरेंडी क्या होते हैं, अलग अलग प्रांतों में जो टेररिज्म है उसमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, और हम हर एक इस अलग अलग प्रांतों में जहाँ पे कार्रवाई करते हैं अपना किस तरह से टेररिज्म को काउंटर करते हैं, इसके बारे में इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी आपने अपने सामने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि किस तरीके से रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी ट्रूप्स आगे की मूवमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि स्नाइपर वे किसी एक वेंटेज लोकेशन, मतलब कोई एक हाइट पॉइंट जहाँ से वो किसी भी भागे हुए टेररिस्ट को दूर से मार गिरा सके, वहाँ पर भेजें। इसके बाद हम लोग इन एक इंटीमेट फायर सपोर्ट ग्रुप को इस्टेब्लिश करवाते हैं जिसमें शामिल रहते हैं हमारे RL 84 mm रॉकेट लॉन्चर, साथ ही साथ लाइट मशीन गन 5.56 mm LMG और साथ ही साथ कुछ पर्सनल वेपन्स में हम लोग क्लोज क्वार्टर बैटल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपने अभी देखा MP9 जो हमारे देश ने अभी लेटेस्ट खरीदा हुआ हथियार है, और साथ ही साथ AK-47। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी
ये लोग जब घर के पास पहुंचते हैं तो जो 4 बंदों का स्टैक होता है, जिसे हम 4 बंदों का स्टिक भी कहते हैं, वॉल्स के साथ अपने लग जाते हैं। जब दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो ये कंफर्म करते हैं कि क्या ये दरवाज़ा खुला हुआ है या बंद है। अगर दरवाज़ा बंद होगा तो हम लोग कॉडेक्स का इस्तेमाल करके जो हाई एक्सप्लोजिव रहता है दरवाजे को उड़ा देते हैं। उड़ाने के बाद ये लोग एकदम बिजली की तेज़ी से अंदर एक्शन करते हैं। सबसे पहले ये लोग 36 हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं, मगर अगर सिविलियंस अंदर हैं तो हम लोग स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं ताकि सिविलियंस को कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हो। जब ये लोग अंदर एंटर कर देते हैं तो हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि सिविलियन कौन है और टेररिस्ट कौन है। ये लोग टेररिस्ट को देख के उन्हें शूट करते हैं और सिविलियंस को सेफली बाहर निकालते हैं। इन सब ऑपरेशन में हम इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि किसी भी सिविलियन को जान या माल का नुकसान नहीं हो। हम ये बिलीव करते हैं कि चाहे टेररिस्ट भाग जाए मगर सिविलियन, कोई भी इनोसेंट सिविलियन को नुकसान नहीं होना चाहिए, और पूरी इंडियन आर्मी इस बात का ध्यान रखते हुए अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। हमारा बैकग्राउंड या जो हम अपनी लीनिएज लेते हैं वो 19 हैदराबाद रेजिमेंट से है। 11/19 हैदराबाद रेजिमेंट को ही कन्वर्ट करके 1st बटालियन बिहार रेजिमेंट बनाया गया था और इनका ट्रेनिंग सेंटर उस समय आगरा में था। 1 नवंबर 1945 को जो ट्रेनिंग यूनिट वहां पर थी उसे बिहार रेजिमेंटल सेंटर में कन्वर्ट किया गया जब 3rd बिहार की रेजिंग हुई, और फिर रेजिमेंटल सेंटर आगरा से 1946 में अप्रैल के महीने में पहले रांची और फिर नवंबर में गया पहुंचा। फाइनली मार्च 1949 में रेजिमेंटल सेंटर गया से दानापुर शिफ्ट हुआ। शुरू में आरा बैरक्स में, जो कि एक और हिस्टोरिक जगह है यहाँ दानापुर में, और फिर विक्टोरियन बैरक्स जो ब्रिटिश की थी, जो आज का दानापुर कैंट है, उस लोकेशन में शिफ्ट हुआ। रेजिमेंट से जुड़ी हर चीज की कहानी उनके पूर्वजों तक ले जाती है। बिहार रेजिमेंट का क्रेस्ट है अशोक स्तंभ, जो कि आज भारत देश का भी मूल चिन्ह है। लेकिन इसे रेजिमेंट का चिन्ह बनाने का प्रस्ताव रखने वाले थे लेफ्टिनेंट कर्नल हबीबुल्ला खान, जो कि 1947 में आजादी और बंटवारे के बाद पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा बने। अशोक स्तंभ बिहार राज्य के अपने इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहा। सम्राट अशोक बिहार की पहली राजधानी पाटलिपुत्रा से थे, जो कि आज के समय का पटना है, और ये चिन्ह शहर की भी धरोहर है। दानापुर कैंट में आज भी ज्यादातर पुरानी बैरक्स मौजूद हैं, जो आज भी ऑफिसर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 1954 में नए निर्माण कार्यों में यहां की मेस का उद्घाटन हुआ, और तब से अब तक ये मेस कई दिग्गजों की मेहमान नवाजी कर चुकी है, जिनमें से एक थे 1957 में यहां आने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे ज्यादातर कस्टम्स या ट्रेडिशंस शुरू की पलटनों से जुड़े हुए हैं। 1st बिहार की नींव बहुत उम्दा तरीके से रखी गई थी। पहले लेफ्टिनेंट कर्नल ट्वीड, और बाद में इसका एक क्रेडिट जाता है, शुरू में कैप्टन, बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे हबीबुल्ला खान खटक, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पाकिस्तानी आर्मी से एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। जो उनका योगदान 1st बिहार में रहा, पहले एज द सीनियर मोस्ट इंडियन ऑफिसर और बाद में फिर एज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 1 बिहार, ये एक बहुत मेजर रोल रहा। यूनिट जब ट्रेनिंग कर रही थी लड़ाई के लिए, उस समय कैप्टन हबीबुल्ला खान खटक ने अपने सूबेदार मेजर साहब के साथ मिलकर के ये डिसाइड किया था, जब बेनेट ट्रेनिंग और बाकी आउटडोर ट्रेनिंग की प्रैक्टिस होती थी, तो उस समय वॉर क्राई की जरूरत महसूस हुई, और फिर बजरंग बली की जय, जो कि बिहार रेजिमेंट का वॉर क्राई बना।
बिहार रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जो कि अपने शहर के ही नाम पर है और जिसका सेंटर रिहायशी इलाके के बीचों बीच है, तो राज्य से जुड़ी किसी भी आपदा में मदद के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। बिहार रेजिमेंट का एड टू सिविल अथॉरिटी सेंटर हर मुश्किल समय में लोगों के काम आया, फिर चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का मामला रहा हो या फिर प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, भूस्खलन, तूफान या सुनामी। सन 2008 में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी रेजिमेंटल सेंटर को आर्मी कमांडर की तरफ से प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया हो। बिहार नेपाल बॉर्डर पर एम्बैंकमेंट टूट जाने की वजह से कोसी नदी ने सन 2008 में अपने प्रवाह का पूरा रास्ता बदल दिया, जिसकी वजह से उत्तरी बिहार में तकरीबन 22 जिले, 755 गांव और 50 लाख से ज़्यादा आबादी प्रभावित हुई। डिज़ास्टर मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन के तहत इसमें बिहार रेजिमेंटल सेंटर को तुरंत तैनाती का हुक्म मिला। उस समय बिहार रेजिमेंटल सेंटर में कमांडेंट थे ब्रिगेडियर PS राठी और उन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय सेना के तकरीबन 35 कॉलम उत्तरी बिहार के अलग अलग ज़िलों में डिप्लॉय किए गए। रातों रात जो है बीटा, पटना और पूर्णिया ज़िले में एयर बेस बनाए गए। सैकड़ों टन रिलीफ मटेरियल जैसे कि दवाइयाँ, खाने पीने का सामान, पानी की बोतलें और शेल्टर्स वगैरह मुहैया कराए गए। ये सारा ऑपरेशन जो है बिहार के उस समय के अधिकारी और बिहार रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर PS राठी, शौर्य चक्र, उन्होंने अपना कंट्रोल सेंटर बिहार के सुपौल ज़िले में बनाया और वहाँ से इस पूरे ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया। यही नहीं, उस समय बिहार रेजिमेंट के 16,000 जवानों ने अपनी एक दिन की तनख्वाह और 2 दिन का पूरा राशन बिहार के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए भेंट किया था। सन 1992 में मुंबई राइट्स के दौरान भी हमारे बिहार रेजिमेंट की 8वीं बटालियन वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में काफ़ी अहम योगदान दिया। उसी साल 1993 में लातूर में एक काफ़ी भयानक भूकंप आया, जिसकी वजह से काफ़ी गांव लातूर और उस्मानाबाद के आसपास तहस नहस हो गए। इन गांवों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए फिर से बिहार की 8वीं बटालियन को बुलाया गया। बटालियन ने वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑप्स में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई जगहों पर तुरंत मदद पहुंचाने का कार्य किया। इसी फहरिस्त में शामिल है 2001 में भुज में आया भूकंप, जहां रेजिमेंट की 16वीं बटालियन ने सबसे पहले पहुंचकर बचाव कार्य में लोकल प्रशासन की मदद की। 2004 में अंडमान और सुमात्रा क्षेत्र में आए भूकंप के बाद आई सुनामी ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी थी। उस वक्त भी बिहार रेजिमेंट के जवानों ने वहां पहुंचकर कई लोगों की जानें बचाकर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था और उनके रहने का भी इंतजाम किया। रेजिमेंट के जवानों ने देश की सुरक्षा, देश में रहने वालों की आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक संबंध बनाए रखने में पूरी जिम्मेदारी से काम किया है। बिहार रेजिमेंट का सेंटर अपने कैचमेंट एरिया के बीचों बीच है, जो कि सिर्फ 2-3 और रेजिमेंट्स के लिए मैं कहूंगा एप्लीकेबल है। ज्यादातर लोग यहां से रिटायर होकर के आसपास ही सेटल होते हैं। उनकी उनको रीसेटलमेंट के लिए तैयार करना या फिर इवन स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलाप रखना कि एक्स सर्विसमैन के लिए कोई वेलफेयर स्कीम्स हों या एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ रिजर्व्ड वैकेंसीज हों, ये सब भी एक जिम्मेवारी है जो सेंटर ने अपने ऊपर ली हुई है। उसकी डेथ के बाद भी उसके परिजनों की देखभाल करना, उसकी विडो के साथ मिलाप रखना, जो आउटरीच है सेंटर वो भी मेंटेन रखता है। और रिकॉर्ड्स ऑफिस, जो कि सेंटर का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन शुरू से लेकर के अंत तक और इवन बाद में सब कुछ रिकॉर्ड्स ऑफिस के साथ है। एक और चीज इससे मैं कहूंगा जुड़ी हुई है, आज के अगर आप देश के नक्शे को देखेंगे तो शायद ही 2-1 रेजिमेंट हैं जिनका नाम उनके स्टेट पर है। बिहार हमारा मेजर कैचमेंट एरिया है और रेजिमेंट का नाम बिहार है। ये भी एक चीज है जो कि शायद सिर्फ एक आधी और रेजिमेंट में है, बाकी बिहार रेजिमेंट के लिए एक यूनिक है। बिहार रेजिमेंट के जवानों से जुड़ी कई ऐसी हैरत अंगेज कहानियां हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर कारगिल युद्ध का एक वाकया, जहां सूबेदार मेजर
ऑनरेरी लेफ्टिनेंट शत्रुघ्न सिन्हा वीर चक्र कारगिल युद्ध में घायल होने के बावजूद 11 दिनों तक कारगिल के पथरीली सर्द इलाकों से होकर भारतीय सेना के कैंप तक वापस पहुंचे थे। काफी फायरिंग चला, हम लोग दोनों तरफ से कर रहे थे, लेकिन जो जहां कोई आड़ था नहीं, उस पीरियड में हमको भी पैर में 2 गोली आके लग गया। पैर मेरा झूलने लगा और मैं वहां गिर गया। जब 29 मई के 12 बजे दिन में मुझे याद आया कि जो सेंटर में ट्रेनिंग पाया गया कि शांति काल में बहाया हुआ पसीना युद्ध के मैदान में लहू बचाएगा, तो मैं बिल्कुल अपने आप को संभाल करके और सिर में जो पटका बांधे थे, जो मैं अंदर वेस्ट पहना था, वेस्ट को फाड़ा और इसको जो जख्म था उसको बांध लिया। बांधने के बाद यही लास्ट लाइट हुआ। उस दिन मैं रात में देखा कि मैं किसी तरीका से अपने पोस्ट के तरफ निकल जाऊं, क्योंकि खड़ा नहीं हो पाते थे, पैर झूल रहा था। तो उसके ऊपर राइफल से जो रड होता है, रड से लेके मैं जूता के लेस से बांध लिया और बांध करके अपने तरफ चलना शुरू किया। जो हथियार पाकिस्तानी के था और अपना था, मैं अपने साथ लेकर के चलने लगा। 3.5 किलोमीटर लगभग मैं डेली रात में 300 से 400 500 मीटर रेंग करके घिसक करके चलता था। धीरे धीरे काफ़ी बर्फ़ था, कंकड़ था, तो जो नीचे का पैंट वगैरह सब फट गया, जख्म हो गया। दोनों हाथ जो था वो भी कोल्ड हो गया। ये बटन भी नहीं खुल सकता है, नाक भी साफ नहीं हो सकता है। धीरे धीरे हम चलते रहे। 29 मई का ये रात में शुरू किए थे। 30 मई के चूँकि मेरा मैरिज डे भी था, दिल में था, लेकिन मैं उस कार्य को सफल करने में लगा हुआ था, मुझे इसकी गम नहीं। इस तरह से वो 6-7 दिन चले और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब इनका सामना पाकिस्तानी सैनिकों से फिर हुआ। 3 पाकिस्तानी सैनिक नीचे की तरफ नाला में पानी भर रहे थे। वहाँ एक पानी का झरना था, जो मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ पर झरना है। जब वो लोग पानी भर रहे थे तो मुझे लगा कि ये मुझे देख लिए हैं, अभी पकड़ के ले जाएंगे। इसलिए मैं उनके ऊपर पूरा एक मैगजीन खाली कर दिया। हाथ भी उतना काम नहीं कर रहा था। AK-47 मेरे पास था, बट फुल था, लेकिन जब मैं फायर किया तो मुझे लगा कि एक बार में ही पूरी धीरे धीरे करके मैं फायर कर दिया। 2 लोग वो मारे गए और उनके पास से AK-47 एक LMG मिला। वो हथियार चूंकि मैं ला नहीं सकता था, मैं वो दोनों हथियार को धीरे धीरे कुछ दूरी पर फेंके, हाथ भी काम नहीं कर रहा था, और उनको एक पत्थर के आड़ में रख दिया। रखने के बाद मैं उस दिन से 4 जून से मैं दिन हो या रात हो, जब थोड़ा थकते थे रुक जाते थे और चलते रहते थे। मेरे पास कोई खाने पीने का सामग्री नहीं था सिवाय हथियार का। और ये मजबूती जवानों को उनकी ये कठिन ट्रेनिंग देती है, जो इन्हें ना सिर्फ देश की रक्षा में शहीद होना सिखाती है, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खुद को जिंदा रहने की भी ट्रेनिंग देती है। रॉक क्लाइंबिंग, स्लिदरिंग और रैपलिंग जैसी वॉरफेयर टैक्टिक्स भी इनको ट्रेनिंग के एडवांटेज स्टेज में सिखाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे, जैसे ऑपरेशन विजय में भी देखा है कि क्लिफ चॉफ असॉल्ट होता है किसी माउंटेन पे चढ़ने के लिए, जो कि डिफ़िकल्ट अप्रोच होता है, तो उसकी ट्रेनिंग पहले से कराई जाती है सेंटर में भी। ऊपर से जो स्लिदरिंग टेक्निक होती है, जैसे कि हाउस इंटरवेंशन के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे स्लिदर करके जाते हैं, तो उसका प्रैक्टिस यहाँ पे होता है। साथ ही साथ इन सबको रेजिमेंटल सेंटर में शुरू में ही जो रिक्रूट्स यहाँ पे आते हैं, इनको एक छोटा एक्सपीरियंस मिल जाता है फ्यूचर के लिए, ताकि इसके ऊपर और बिल्डअप कर सकें। और फिर जैसे कि ऑपरेशन होते हैं माउंटेन्स में या फिर नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे ऐसे कुछ हो गए, या फिर कि जैसे NSG में होते हैं, तो आज के टाइम पे जो बिल्डअप एरियाज़ होते हैं उन सब में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिहार रेजिमेंट के जवान जंगल वॉरियर्स के भी नाम से जाने जाते हैं। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी जो है वो जंगल के आसपास के इलाका में, जनरली जो छोटा नागपुर प्लेटू का इलाका है और उसके आसपास के इलाका है, वहाँ से ही हमारे आदिवासी आते हैं। मुख्यतः 4 ट्राइब है जिनके आदिवासी लोग हमारे रेजिमेंट में आते हैं। तो क्योंकि वो जंगल के आसपास रहते हैं, जंगल के जीव जंतु या जो पेड़ पौधे हैं उसी से ही उनका जीवन यापन होता है,
या फिर उसके आसपास के इलाके में खेती करके अपना जीवन निभाते हैं। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग वहाँ पे रहते रहते जंगल के साथ एक अलग उनका रिश्ता बन गया है, जिसके चलते जंगल के अंदर किस तरह से जंगल के जो पेड़ पौधे हैं उनको किस तरह से अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है, जैसे कि कौन सा पौधा खा सकते हैं, कौन सा पौधा विषैला होता है, या फिर अगर जानवरों की बात किया जाए तो कौन से जानवर है जो खूंखार होते हैं या कौन से जानवर कहाँ मिलता है। तो इस तरह से जंगल के बारे में हर एक चीज़ का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है हर इन आदिवासी लोगों को। तो ये सब जो खूबियाँ है, ये सब जो टैलेंट है आदिवासियों का, इन टैलेंट को हम यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाते हैं और उसको हम फौजी काम में कार्रवाई में इस्तेमाल कराते हैं। जैसे कि जंगल में अगर ट्रेल करना है किसी दुश्मन को, या फिर अगर हम लोग जंगल में गुम हो जाते हैं तो कोई रास्ता निकालने हैं, किस तरह से हम उसका रास्ता निकालें, घात लगाना, एम्बुश लगाना, पेट्रोल करना बिना आवाज़ किए। तो ये सारी चीज़ों में जो है हमारे आदिवासी ट्रुप्स बहुत ही एनेबल्ड है, इसीलिए इनको जंगल वॉरियर भी बोला जाता है। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये जितने भी सैनिक हैं उनमें एक बॉन्डिंग लाता है। इट इंक्रीजेज द एग्रेसिव नेचर आपके अंदर का। जब आप टीम स्पोर्ट्स में, टीम स्पिरिट्स में खेलते हैं तो इंक्रीजेज द एग्रेशन एंड ये सब चीज़ आपको फोकस करते हैं, ट्रेन करते हैं आपके माइंड टू फोकस ऑन ए सिंगल एम, और इस तरह से ये वॉर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिहार रेजिमेंट के खास खेल हैं हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग, आर्चरी और शूटिंग। एशियाड एथलेटिक्स में नायब सूबेदार शिवनाथ सिंह ने गोल्ड मेडल जीता एंड उन्हें 1978 में अर्जुना अवार्ड से अवार्ड किया गया। एशियन एक्वेटिक्स में ऑनरी लेफ्टिनेंट जीके सिंह ने 1980 से 1986 तक इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एशियन रेसलिंग में हवलदार बाल दत्त यादव ने गोल्ड मेडल जीता। इन 1916 द 12th साउथ एशियन आर्चरी कॉम्पिटिशन में हवलदार गुरुचरण बेसरा ने टीम इवेंट में गोल्ड और इंडिविजुअल इवेंट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अभी तक बिहार रेजिमेंट के 12 खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल स्तर पे अपनी दक्षता सिद्ध कर देश तथा रेजिमेंट का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया है। राइट नाउ बिहार रेजिमेंट के करीब 30 खिलाड़ी जो इंडियन सुपर लीग, नेशनल फुटबॉल लीग, प्रीमियम हॉकी लीग जैसे अनेक इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हॉकी की अगर बात करें तो बिहार रेजिमेंट ने कई टॉप रैंकिंग खिलाड़ी देश को दिए हैं। रेजिमेंट के कई जवान उत्तर बिहार और आदिवासी बहुल इलाकों से आते हैं और जहां हॉकी एक लोकप्रिय खेल है और यहां आकर जब उन्हें अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग मिलती है तो उनका खेल काफी तेज हो जाता है। मैं इंडिया टीम में 2001 से 2012 तक रिप्रेजेंट किया। इस दौरान मैं कई मेजर टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किया, जैसे कि 2 ओलंपिक्स एथेंस और लंदन ओलंपिक्स, 2 वर्ल्ड कप कोलालमपुर मलेशिया और मुंचनग्लाडबाच जर्मनी में, और 2 एशियन गेम्स में भी मैं पार्टिसिपेट किया। 2002 साउथ कोरिया एंड 2006 में हम लोग का दोहा कतार में रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा मैं बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेला। इसी अचीवमेंट को देखते हुए मुझे भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति ने 2009 में अर्जुन अवार्ड और 2010 में पद्मश्री अवार्ड पुरस्कार दे के मुझे सम्मानित किया। यहाँ की एक और बड़ी खासियत है एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड, जो कि सिर्फ बिहार रेजिमेंट में ही है। ये पूरी तरह से समतल मैदान है
जिस पर आर्टिफिशियल घास उगाई जाती है, जिसकी पकड़ मिट्टी के अंदर मजबूत होती है। इसके चलते खेल के दौरान ये उखड़ती नहीं और खिलाड़ियों को मौका मिलता है ऐसे सरफेस पर खेलने का जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद होते हैं। और बिहार की बात हो और लिट्टी चोखने का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो बात यहां खास है वो ये कि कैसी लिट्टी पूरी तरह से एक संतुलित और पौष्टिक आहार है जो कि एक जवान को कई दिनों तक लड़ाई के मैदान में फुर्ती दे सकती है। 72 घंटा तक अगर दूसरे खाना हमें नहीं मिल रहा है, अगर हमारे पास लिट्टी है तो हम इसके सहारे आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना काफ़ी आसान है क्योंकि यह ड्राई होता है, जिसके चलते हम पॉली बैग में या रेपर के बैग में आसानी से डाल के अपने थैले में या पिट्ठू में आराम से कैरी कर सकते हैं। बर्फ़ के मौसम में और भी ज़्यादा दिन इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बर्फ़ में कोई भी आइटम जल्दी ख़राब नहीं हो पाता है। बिरसा मुंडा और बजरंग बली का ये गान करने वाले ये वीर बिहारी, ये जंगल वॉरियर्स, किलर मशीन्स कहलाने वाले ये जवान कर्म ही धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं। इनके पूर्वजों ने न्याय और आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और बिहार रेजिमेंट के ये जवान आज उसी आजादी की हिफाजत, अमन और चैन के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर सकने का मंसूबा रखते हैं।